विद्यालयी विषयों की आकृति के बाद हम लोग विद्यालयी विषयों की प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे। और प्रकृति या नेचर शब्द से आप लोग बेहतर परिचित हैं, और मैं इसको अक्सर कहता हूँ कि नेचर मीन्स हाउ दिस सब्जेक्ट बिहेव्स। इसकी प्रकृति कैसी है, ज़्यादा गुस्सैल है आदमी की तरह, ज़्यादा शांत है आदमी की तरह, तो दो वो प्रकृति की तरफ इशारा करता है। सो फॉलोइंग आर द नेचर ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स एज इट इज यूज्ड सिनोनिमसली विद द टर्म डिसिप्लिन। मतलब एक समानार्थ शब्द के रूप में डिसिप्लिन के ये इस्तेमाल होता है, यद्यपि इसमें डिफरेंस है, क्योंकि ये डिसिप्लिन के निर्माण में आधार का काम करता है और कंपैरेटिवली लोअर लेवल पे पढ़ाने वाला विषय है। हम लोग आगे और भी इन सारे तथ्यों को समझेंगे। इट रेफर्स टू, तो पहला हम कह सकते हैं कि ये सिनोनिम्स है, सिनोनियमलिस यूज होता है, समान अर्थ में यूज होता है किसके, डिसिप्लिन। इट रेफर्स टू द पर्टिकुलर एरिया ऑफ लर्निंग और स्टडी, किसी खास एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को इंडिकेट करता है, एक खास विषय क्षेत्र को इंडिकेट करता है। इट हैज ए स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट। सभी आप लोग जानते होंगे इथिक्स के बारे में और कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में कि हर सब्जेक्ट का कोड ऑफ कंडक्ट डिफरेंट है, और उसके कारण यह है कि हर सब्जेक्ट्स के या मुख्य रूप से डिसिप्लिन के एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अपने नियम्स है। जैसे शोध में हम लोग नियम जो फॉलो करते हैं, आपको याद होगा कि एजुकेशन और साइकोलॉजी में हम लोग एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के जो फॉर्मेट्स हैं उसको फॉलो करते हैं। और जब कभी आप जर्नल वगैरह में देखेंगे कुछ लिखना है तो वो भी एक कोड ऑफ कंडक्ट की है। तो स्कूल सब्जेक्ट का, हर स्कूल सब्जेक्ट के एकेडमिक ऑडियंस ने उनका एक स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है। इट डेराइव्स कंटेंट फ्रॉम ए वाइड रेंज ऑफ सोर्सेज। मतलब ये जो कंटेंट एरिया डिसाइड होता है, इट इज नॉट फ्रॉम ओनली वन एस्पेक्ट, इट इज फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट्स, और वो स्टेज वाइज डिफर होता है। जब हम ग्रेटर स्पेशलाइजेशन की बात करेंगे तब तो फिजिक्स में क्वांटम पे सिर्फ क्वांटम की बात होगी, लेकिन लोअर लेवल पे यदि हम फिजिक्स की बात करेंगे तो हम यह भी अध्ययन करते हैं कि फिजिक्स का मानव जीवन में उपयोग। ये सीधा फिजिक्स का कंटेंट नहीं है, लेकिन मानव जीवन से फिजिक्स को जोड़ने के कंटेंट से संबंधित है। सो इट डेराइव्स कंटेंट फ्रॉम ए वाइड रेंज ऑफ सोर्सेस। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए लर्निंग टूल। इसी के माध्यम से हम लोग लर्न करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इट इज ए लर्निंग टूल। इट सर्व्स एज क्राइटेरिया बाय व्हिच वी लर्न। ये बता देता है कि आपको ये चीज पढ़ना है, जिससे लर्निंग का क्राइटेरिया डिसाइड हो जाता है। इट एम्स टू गिव इंट्रिंजिकली रिवार्डिंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स। और ये रिवार्ड करता है, मोटिवेट करता है इंट्रिंजिकली स्टूडेंट को, क्योंकि उनको ज्ञान लगता है, उसको लगता है कि कुछ हम प्राप्त कर रहे हैं। इट कंट्रीब्यूट्स फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, पर्सनल ग्रोथ एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। मतलब लर्नर्स के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, पर्सनल ग्रोथ डेवलपमेंट और इंडिविजुअल फ्रीडम के मार्ग में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, कंट्रीब्यूट करता है। इट नीड्स टू बी फॉर्मुलेटेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। ये नीड्स टू बी को रिप्लेस कर दी, इट इज बीइंग फॉर्मुलेटेड इन द लाइट ऑफ द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। क्योंकि कोई भी पाठ्यक्रम जो बनता है, पाठ्यक्रम बनने के बाद ही विषयों के कंटेंट का डिसीजन होता है, और वो जो डिसीजन है वो नीड असेसमेंट के बिना होता ही नहीं है। सो इट्स ए डिफाइंड प्रोसेस। तो इट नीड्स टू बी फॉर्मुलेटेड, रादर इट डज formulate according to the needs of the students. It is constructed from the perspective of social efficiency, citizenship for the community, society, country and the mankind at large. It is constructed from the perspective of social efficiency. It aims to maintain and enhance social productivity. Social productivity को ध्यान में रख के उसके कंटेंट डिसाइड किए जाते हैं। इट हैज क्लोज रेफरेंस टू नीड्स ऑफ ऑक्यूपेशन। मतलब ये ऑक्यूपेशन के नीड को, फिर प्रोफेशन के नीड को और वोकेशन के नीड को।
और ये नीड दो तरह के हैं, एक तो पर्सनल नीड कि आप पढ़े हैं तो आपको ये जॉब मिलेगा, आप इसके योग्य हैं, आपके पास ऑप्टिमम जानकारी है। दूसरा, मैन पावर डिप्लीशन जरूरी है, क्योंकि जीवन और मृत्यु, फिर पढ़ाई लिखाई एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो आज का युवा कल का भविष्य, और फिर वो बुजुर्ग हुए, फिर रिटायर किए, फिर काल कबलित हुए, और फिर नया पावर तो चाहिए ना, हर जगह चाहिए। इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर जो चला गया उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? यूनिवर्सिटी में फिर किसका एम्प्लॉयमेंट होगा? तो एक तो इंडिविजुअल उसको जगह मिल गई, और दूसरा कि उसकी जगह नहीं मिलती तो फिर आगे फिर मैन पावर का प्रिपरेशन कैसे होता? सो इट हैज़ क्लोज रेफरेंस टू द नीड्स ऑफ द ऑक्यूपेशन प्रोफेशन। वकील भी चाहिए, नेता भी चाहिए, अभिनेता भी चाहिए, फिजिसिस्ट भी चाहिए, मेडिसिन के भी लोग चाहिए, हर सब्जेक्ट के टीचर भी चाहिए, हर सब्जेक्ट के प्रोफेसर भी चाहिए। सो इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट इज़ एन एरिया ऑफ लर्निंग विद इन द स्कूल करिकुलम। हर का एरिया स्कूल करिकुलम एज ए होल, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, फिर उसमें हिंदी, इंग्लिश, civics, and like that. It involves the selection and arrangement of content of his knowledge, skills, and the transformation of the content. तो बढ़ता रहेगा। और मुख्य रूप से यदि हम इसमें एक चीज़ और ऐड कर दें तो वहीं आप लोग ने पढ़ा भी है, आप लोग ज्ञानी भी हैं, एंड यू आर नोइंग अबाउट द ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, तीनों एस्पेक्ट उसमें कवर होना चाहिए। A school subject is the result of institutional selection, organization and framing content for social, economic, cultural, curricular and pedagogical purposes। हम लोगों ने शुरू में डेफिनेशन में देखा था, वही चीज़ें यहाँ नेचर में ट्रांजेक्ट हो रहा है। ए स्कूल सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑर्गेनाइजिंग फ्रेमवर्क, वो जो डिफाइन किया था वहाँ से, क्योंकि नेचर और डेफिनेशन डिफरेंट कैसे हो सकता है, वही सारी चीज़ें यहाँ फिर दूसरे रूप में आ रही है, लेकिन मीनिंग वही है। ए स्कूल सब्जेक्ट कंस्टिट्यूट एन ऑर्गेनाइजिंग फ्रेमवर्क दैट गिव्स मीनिंग एंड शेप टू करिकुलम कंटेंट, टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज। नो नीड टू एक्सप्लेन मोर, वहाँ डिफिनीशन में हम लोगों ने, मीनिंग में हम लोगों ने इसको, कंसेप्ट को समझने में हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया ही है कि सारे चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। करिकुलम, टीचिंग, लर्निंग, और वो सब मिला के कंस्टिट्यूट करता है, एक फ्रेमवर्क बनता है। दैट फ्रेमवर्क इज द रियल मैनिफेस्टेशन ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स। सो स्कूल सब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्टिव, अलग अलग है, ये भी वहाँ हम लोग कर चुके हैं। पर्पस बिल्ट इंटरप्राइज कंस्ट्रक्टेड इन रेस्पॉन्स टू डिफरेंट सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल डिमांड्स एंड चैलेंजेस एंड टुवार्ड्स एजुकेशनल एम्स। क्योंकि वो डिफिनीशन के रूप में है तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में आया है। In nutshell, a school subject contains content and translate content to attain educational purposes। ये भी बात हम वहाँ कर चुके हैं। मतलब कि मुख्य रूप से यदि हम कंक्लूड करते हुए कहें कि एक विद्यालय विषय की जो संकल्पना है तो उसके कंटेंट में बहुत सारी चीज़ें रखी जाती है और उनको ट्रांसलेट किया जाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के थ्रू, ताकि जो एजुकेशन देने के व्यापक उद्देश्य हैं उनको प्राप्त किया जा सके। सो इन दिस वे वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, और हम लोगों ने विद्यालयी विषयों की प्रकृति को समझा और ये जाना कि विद्यालयी विषय की जो प्रकृति है वो कैसे यह बताती है कि वो प्रोडक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, वो ऑक्यूपेशन से जुड़ा हुआ है, वो प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, वो वोकेशन से जुड़ा हुआ है, वो मैन के निर्माण से जुड़ा हुआ है, वो सामुदायिक आवश्यकताओं से लेकर ये मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह हम लोगों ने विषय के जो विद्यालय में पढ़ाए जाते हैं कि प्रकृति का अध्ययन किया। धन्यवाद।